एक आदमी 20,000 मौतों का जिम्मेदार भारत आया, गिरफ्तार हुआ और ठीक 1 घंटे बाद बेल पर बाहर। जुर्माना सिर्फ 25,000 रुपए। फिर वो अपने देश चला गया और कभी वापस नहीं आया। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये भारत में हुआ, हमारे सामने। लेकिन ये जानने के लिए कि ये सब कैसे हुआ, हमें उस रात से शुरू करना होगा, उस रात से जब भोपाल सो रहा था। 3 दिसंबर 1984 की सर्द रात भोपाल के लोग हमेशा की तरह अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे। बच्चे माओ की गोद में थे, मजदूर दिन भर की थकान उतार रहे थे और सड़कें सूनी पड़ी थीं। लेकिन रात के लगभग 12:45 शहर के एक कोने में बनी यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से कुछ ऐसा निकला जो दिखता नहीं था पर मारता था। 40 टन जहरीली गैस चुपचाप बेरहमी से हवाओं के साथ घरों में घुसती हुई, और जब तक सुबह हुई भोपाल एक जीता जागता शहर नहीं रहा था, वो एक खुला शमशान बन चुका था। सड़कों पर लाशें बिखरी थीं। इंसान, जानवर, कीड़े मकोड़े, जो भी उस गैस की जद में आया उसने अपनी आखिरी सांस वही ली। एक ही रात में 3,000 से ज्यादा बेगुनाह लोग मौत की नींद सो गए और आने वाले कुछ हफ्तों में यह आंकड़ा 15 से 20,000 के पार जा पहुंचा। जो बचे वो भी कहां बचे? आंखें गईं, फेफड़े जल गए, सांस लेना मुश्किल हो गया। और सबसे दर्दनाक, उनके बच्चों में, उनके बच्चों के बच्चों में उस रात का जहर आज भी असर दिखा रहा है। आजादी के बाद रोजगार का सपना देख रही जनता के लिए यह एक ऐसी तबाही थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। एक खुशहाल और जिंदा दिल शहर महज कुछ घंटों में एक गैस चेंबर में बदल गया। तो आज हम समझेंगे आखिर हुआ क्या उस रात, कैसे भोपाल एक पॉइजन चेंबर बन गया, इस सब का जिम्मेदार कौन था, और सबसे बड़ा सवाल, इतने बड़े गुनाह के बाद भी इंसाफ क्यों नहीं मिला। अच्छा, कहानी सुनाने से पहले क्या आपने ये कहानी पहले सुनी है? जरूर कमेंट में बताइए। और आपको क्या लगता है, क्या इसकी हिस्ट्री हमारी किताबों में होनी चाहिए? बात शुरू होती है 1960 के दशक से। उस वक्त पूरी दुनिया में एक कृषि क्रांति की लहर चल रही थी। नए बीज, नई तकनीक और बढ़ता हुआ खाद्य उत्पादन। लेकिन इस सब के साथ इस और मांग तेजी से बढ़ रही थी, कीटनाशकों की मांग। और इस मांग को भुनाने के लिए आगे आई एक अमेरिकी कंपनी, यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन। 1965 में जब भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई तो यहां भी कीटनाशकों की जरूरत महसूस हुई। बस इसी जरूरत को देखते हुए 1969 में यूनियन कार्बाइड ने अपनी भारतीय सहायक कंपनी UCIL यानी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के जरिए भोपाल में एक पेस्टिसाइड प्लांट स्थापित किया। UCIL उस दौर में कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं थी। एवरेडी बैटरीज, वेल्डिंग उपकरण, प्लास्टिक, इनके कई प्रोडक्ट्स भारतीय बाजार में छाए हुए थे। 1934 से भारत में जड़े जमाए इस कंपनी पर करीब 9,000 परिवारों की रोजी रोटी निर्भर थी। UCIL में 50.5% हिस्सेदारी यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन की थी और बाकी 49.9% में भारतीय निवेशक और खुद भारत सरकार और सरकारी बैंक शामिल थे। यानी जिस फैक्ट्री से इतनी बड़ी तबाही हुई उसमें हमारी अपनी सरकार की भी हिस्सेदारी थी। ये बात आगे बड़े सवाल खड़े करती है। भोपाल के इस प्लांट में 7 नाम का कीटनाशक बनाया जाता था और इसे बनाने के लिए एक बेहद खतरनाक रसायन की जरूरत होती थी, मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC। पहले ये MIC अमेरिका से मंगाई जाती थी, लेकिन 1974 में जब भारत सरकार ने FERA यानी विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम लागू किया तो विदेशी कंपनियों की भारतीय इकाइयों में हिस्सेदारी 40% तक सीमित कर दी गई। यूनियन कार्बाइड अपनी 60% हिस्सेदारी नहीं छोड़ना चाहती थी, तो उन्होंने सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा, हम भारत में ही MIC बनाएंगे। इसके लिए हमें हाई टेक्नोलॉजी की जरूरत है जो भारत में नहीं है, इसलिए हमें फेरा से छूट दी जाए। सरकार मान गई। यूनियन कार्बाइड को 50.5% हिस्सेदारी बनाए रखने की इजाजत मिल गई और भोपाल की धरती पर एक ऐसा प्लांट लगाया गया जो दुनिया की सबसे खतरनाक गैसों में से एक बनाता था। प्लांट जब बन रहा था तभी से इसमें बड़ी बड़ी खामियां थीं, लेकिन पैसे और राजनीतिक दबाव ने हर खामी को दरकिनार कर दिया। सबसे पहली गलती तो यही थी कि यह फैक्ट्री भोपाल के रेलवे स्टेशन से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर बनाई गई और आसपास घनी बस्तियां थीं। किसी भी हादसे की स्थिति में यह लाखों लोगों के लिए सीधा खतरा था, लेकिन यूनियन कार्बाइड ने अधिकारियों को समझा बुझाकर जरूरी मंजूरी ले ली। दूसरी बड़ी खामी थी तकनीक। MIC बनाने के लिए जो प्रक्रिया इस्तेमाल की जानी थी वो कई मामलों में अनप्रूवन थी, यानी कंपनी को खुद पता था कि यह तरीका खतरनाक हो सकता है, फिर भी ठीक से सेफ्टी सिस्टम नहीं लगाए गए। तीसरी और सबसे बड़ी लापरवाही, बजट कटौती। प्लांट के लिए शुरुआत में $28 मिलियन का निवेश तय था, लेकिन कंपनी ने शुरुआत में ही $8 मिलियन की कटौती कर दी। और यह कटौती कहां से हुई?
सेफ्टी उपकरणों से। कंप्यूटराइज्ड लीक डिटेक्शन सिस्टम जो छोटी से छोटी गैस रिसाव को पकड़ सकता था, वो नहीं लगाया गया। उसकी जगह कर्मचारियों को सिखाया गया कि आंख से देखो और नाक से सूंघो। विकसित देशों में ऐसे प्लांट्स में कंप्यूटर सिस्टम होते थे, भोपाल में इंसानी नाक। मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपनी गलती की। उन्होंने जोर देकर कहा कि यूसीआईएल के उपकरण मैनुअल नियंत्रण से चलाए जाएं ताकि ज्यादा रोजगार मिले। वोटों की राजनीति तो हो गई, लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि अगर मैनुअल सिस्टम में कोई चूक हुई तो उसे भी मैन्युअली कंट्रोल नहीं किया जा सकता। 1981 में जब बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ी और 7 की बिक्री गिरने लगी तो यूनियन कार्बाइड ने अपनी भारतीय सहायक कंपनी यूसीआईएल का बजट काटना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि कर्मचारियों की संख्या आधी कर दी गई, ट्रेनिंग की अवधि 6 महीने से घटाकर 15 दिन कर दी गई, नाइट शिफ्ट सुपरवाइजर का पद खत्म कर दिया गया और सेफ्टी उपकरणों की मरम्मत को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया। एक ऐसी फैक्ट्री जिसमें दुनिया का सबसे खतरनाक रसायन बनता था, वहां सेफ्टी का यह हाल था। यह त्रासदी कोई अचानक आई मुसीबत नहीं थी, इसके संकेत पहले से थे, बस उन्हें देखने वाली आंखें नहीं थीं या देखना नहीं चाहा गया। 1981 में फैक्ट्री में काम करने वाले मोहम्मद अशरफ अपनी रूटीन मेंटेनेंस ड्यूटी करते हुए फॉजीन गैस के संपर्क में आ गए। घबराहट में उन्होंने गैस मास्क उतार लिया और इतनी जहरीली गैस सांस में लेने से उनकी मौत हो गई। लेकिन इस दुर्घटना से कोई सबक नहीं लिया गया। 1982 में अल्फा नेफ्थॉल यूनिट में एक बड़ी आग लगी, खबर को दबा दिया गया। उसी साल अमेरिकी टीम ने एक सेफ्टी ऑडिट किया। 61 खतरों की पहचान की गई। इनमें से 30 बड़े खतरे थे और 11 सीधे एमआईसी यूनिट से जुड़े थे। रिपोर्ट तैयार हुई, फाइल में बंद हुई और कोई कार्रवाई नहीं। 1982 में ही एक और घटना हुई। 5 अक्टूबर को प्लांट से गैस रिसाव हुआ जो पास की झुग्गियों तक पहुंच गई। लोग भागे, 8 घंटे बाद लौटे और मान लिया कि सब ठीक हो गया। इसी बीच एक पत्रकार सच को सामने लाने की कोशिश कर रहा था, राजकुमार केसवानी। उन्होंने अपने साप्ताहिक अखबार रापित में 1982 में ही लिखा था कि यूनियन कार्बाइड एक टाइम बम है। उन्होंने लिखा, फैक्ट्री के चारों ओर भोपाल की बड़ी आबादी बसती है। अगर यहां कभी गैस लीक हुई तो यह बताने के लिए एक भी नागरिक नहीं बचेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री को, सुप्रीम कोर्ट को, कंपनी को, सबको चेताया। किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। इससे भी पहले 1975 में एक सरकारी अधिकारी एमएन बुच ने अथॉरिटीज का ध्यान खींचा था। यह प्लांट घनी आबादी के बीच है, इसे कहीं और ले जाना चाहिए। उनका जवाब मिला, ट्रांसफर। उन्हें उनके पद से हटा दिया गया। जो चेताते रहे उन्हें चुप करा दिया गया और भोपाल अपनी तबाही की तरफ बढ़ता रहा। आपको क्या लगता है, अगर सरकार ने केसवानी की बात सुनी होती तो क्या यह तबाही रुक सकती थी? कमेंट में बताइए। 2 दिसंबर 1984 रात के करीब 9 बजे यूनियन कार्बाइड के प्लांट में काम करने वाले कर्मचारियों ने रूटीन काम शुरू किया। केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट के बंद पड़े पाइपों को पानी से साफ करना। यह काम नया नहीं था, लेकिन इस बार एक खतरनाक गलती हुई। सफाई के दौरान पानी एक जंपर पाइप के जरिए टैंक E610 में घुसने लगा। यह जंपर पाइप कुछ दिन पहले ही केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट और एमआईसी स्टोरेज टैंक के बीच जोड़ा गया था और इसे एमआईसी टैंक से अलग आइसोलेट नहीं किया गया था। सेफ्टी वॉल्व भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे। अगले कुछ घंटों में करीब 500 लीटर पानी उस टैंक में पहुंच गया, जिसमें एमआईसी यानी मिथाइल आइसोसाइनेट भरी थी। अब यहां एक जरूरी बात समझिए, एमआईसी और पानी का मिलना एक बेहद खतरनाक रासायनिक प्रतिक्रिया को जन्म देता है। यह रिएक्शन तेज गर्मी और भारी दबाव पैदा करता है और अगर टैंक में पानी न जाने दिया जाए तो भोपाल गैस त्रासदी होती ही नहीं। लेकिन यहां गलती सिर्फ पाइप की नहीं थी। टैंक E610 में पहले से जरूरत से ज्यादा एमआईसी भरी हुई थी। सेफ्टी मैनुअल के अनुसार टैंक में 50% तक भरना था, यानी अधिकतम 30 टन, लेकिन उसमें 75% तक 42 टन एमआईसी ठूंसी हुई थी। पैसे बचाने के लिए रात के 10:30 बज चुके थे। टैंक का प्रेशर 10 psi तक पहुंच गया। सुपरवाइजर को बताया गया। उन्होंने कहा, यह रीडिंग इंस्ट्रूमेंट की खराबी है, और बात आगे नहीं बढ़ी। रात के 11:30 बजे एमआईसी एरिया में काम कर रहे कर्मचारियों की आंखें जलने लगी। एक गैस रिसाव का एहसास हुआ। उन्होंने तलाश शुरू की और एक छोटी सी लीक मिल भी गई। लेकिन सुपरवाइजर ने क्या किया? कहा, टी ब्रेक के बाद देखेंगे। ये वो फैसला था जिसने भोपाल की किस्मत लिख दी। रात के 12:40 बज चुके थे। टैंक E610 अब क्रिटिकल स्थिति में था।
तापमान और दबाव इतनी तेजी से बढ़े कि टैंक के ऊपर का कंक्रीट स्लैब चटकने लगा। इमरजेंसी रिलीफ वाल्व फट गया और 30 से 40 टन MIC गैस महज 45 से 60 मिनट में वातावरण में घुल गई। इसे रोकने के लिए 3 सेफ्टी सिस्टम मौजूद होने चाहिए थे। पहला, रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जो MIC टैंक को ठंडा रखता ताकि रिएक्शन ना हो। यह जनवरी 1982 से बंद पड़ा था। दूसरा, स्क्रबर सिस्टम, जो लीक होने वाली गैस को कॉस्टिक सोडा से न्यूट्रलाइज करता, वो भी बंद था क्योंकि प्लांट में अक्टूबर से ही प्रोडक्शन रुका हुआ था। तीसरा, फ्लेयर बर्नर, जो गैस को जला देता। उसके पुर्जे अलग अलग पड़े थे, असेंबल ही नहीं किए गए थे। तीनों बंद, तीनों बेकार, तीनों विफल। और एक और बात, टैंक से जुड़ी पानी की नली जो MIC को न्यूट्रलाइज कर सकती थी, वो टैंक तक पहुंच ही नहीं सकी क्योंकि टैंक में पहले से इतनी ज्यादा MIC भरी थी। रात 12:50 पर अलार्म बजाया गया, लेकिन तब तक प्लांट के बाहर गैस इतनी फैल चुकी थी कि उसे रोकना नामुमकिन था। और सबसे क्रूर बात यह थी कि जब पब्लिक अलर्ट का सायरन बजा, उसे जानबूझकर बंद करवा दिया गया। कारण, ताकि पैनिक ना हो, ताकि कंपनी का नाम खराब ना हो। उस एक फैसले ने हजारों जिंदगियां और निगल ली। जो लोग उठकर भाग सकते थे वो भाग नहीं पाए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चला। मिथाइल आइसोसाइनेट हवा से भारी होती है, इसीलिए ये ऊपर नहीं उठी बल्कि जमीन पर रेंगती हुई गली गली, मोहल्ले मोहल्ले फैलती रही। इसका सबसे ज्यादा शिकार हुए वो लोग जो जमीन के करीब थे। छोटे बच्चे जो अपनी माओ के पास सो रहे थे, उन्होंने आंखें खोलने का मौका ही नहीं पाया। जो सोते हुए थे वो नींद में ही चले गए। जो उठे और दौड़े, उन्होंने ज्यादा सांसें ली और जल्दी मारे गए। जो खुशकिस्मत थे वो जिंदा रहे, लेकिन ताउम्र बीमारियों के साथ। MIC के संपर्क में आने से पहले आंखों में तेज जलन होती है, फिर खांसी, सफोकेशन और फेफड़ों में जलन। यह सब इतनी तेजी से होता है कि व्यक्ति को समझने का मौका ही नहीं मिलता। रात के करीब 1 बजे जब पुलिस को गैस लीक की जानकारी मिली तो उन्होंने यूनियन कार्बाइड प्लांट में फोन किया। पहले 2 बार कहा गया सब ठीक है। तीसरी कॉल पर सच सामने आया। हमीदिया अस्पताल को सूचित किया गया, लेकिन डॉक्टरों को पता ही नहीं था कि लीक कौन सी गैस है। पहले अमोनिया बताया गया, फिर फॉस्जीन। जब MIC का नाम सामने आया तब तक अस्पताल लाशों से भर चुका था। डॉक्टरों ने मरीजों को ऑक्सीजन देना शुरू किया, लेकिन यह उल्टा पड़ गया। MIC ऑक्सीजन के साथ और ज्यादा खतरनाक तरीके से रिएक्ट करती है। ऑक्सीजन लेने वाले कई मरीज और तेजी से मर गए। सुबह होते होते भोपाल की सड़कें, गलियां, रेलवे स्टेशन, अस्पताल, सब जगह लाशों का अंबार था। एक खुशहाल शहर का नामो निशान मिट गया था। लगभग 3,800 लोग रात के अंधेरे में ही मर गए। आने वाले दिनों में यह संख्या बढ़ती रही। कुल मिलाकर 15,000 से 20,000 के बीच लोग इस त्रासदी का शिकार हुए और 5 लाख से ज्यादा लोग किसी न किसी रूप में प्रभावित हुए। 4 दिसंबर को जब इस हादसे की खबर चारों तरफ फैली तो भोपाल ही नहीं, दिल्ली और वॉशिंगटन तक हड़कंप मच गया। तुरंत कार्रवाई के नाम पर UCIL के 5 जूनियर कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। 6 दिसंबर को केस CBI को सौंप दिया गया। 7 दिसंबर को यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के CEO और चेयरमैन वॉरेन एंडरसन भारत पहुंचे। उन्हें पूरा यकीन था कि भारत सरकार उन्हें सुरक्षित वापस भेज देगी, और हुआ भी यही। एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी हुई, लेकिन किसी सरकारी जेल में नहीं बल्कि हाउस अरेस्ट में। और उस हाउस अरेस्ट की अवधि 1 घंटा। 1 घंटे में बेल मिली। 25,000 रुपए का जुर्माना, जो एक बड़े हादसे की कीमत के मुकाबले एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं था। और एक वादा, जरूरत पड़ी तो वापस आऊंगा। वॉरेन एंडरसन कभी वापस नहीं आए। यह सब कैसे हुआ? मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि उन्हें होम सेक्रेटरी RD प्रधान के फोन पर एंडरसन को जाने देने का आदेश मिला था, और यह आदेश आया था तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री PV नरसिम्हा राव से। जब मीडिया ने नरसिम्हा राव से पूछा तो उन्होंने सबसे इनकार किया। कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि अमेरिकी सरकार के दबाव में एंडरसन को जाने दिया गया। अक्टूबर 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने एंडरसन के खिलाफ नॉन बेलेबल गिरफ्तारी वारंट जारी किया और उन्हें भगोड़ा घोषित किया। 2014 में वॉरेन एंडरसन की मौत हो गई, बिना किसी सजा के, अपने देश में आराम से। 1985 में संसद ने भोपाल गैस लीक एक्ट पास किया,
जिसके तहत सरकार को यह अधिकार मिला कि वो भोपाल पीड़ितों का प्रतिनिधित्व कर सके। इसके बाद यूसीसी और भारत सरकार ने अपनी अपनी जांच शुरू की और जिम्मेदारी एक दूसरे पर थोपते रहे। 5 साल की कानूनी लड़ाई के बाद 1989 में एक समझौता हुआ। यूनियन कार्बाइड ने भारत सरकार को $470 मिलियन यानी करीब 715 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया। बदले में यूसीसी के खिलाफ सारे आपराधिक मुकदमे वापस ले लिए गए। जहां पूरा शहर उजड़ गया हो, जहां पीढ़ियां बर्बाद हो गई हों, वहां यह रकम एक मजाक से कम नहीं थी। भोपाल के पीड़ितों को इस फैसले ने तोड़ दिया। इसरो के तत्कालीन चेयरपर्सन सतीश धवन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। केस फिर खुला और 1991 में कोर्ट ने एंडरसन के खिलाफ वारंट जारी किया, लेकिन इंसाफ वो आज भी अधूरा है। इस सब के साथ साथ एक और त्रासदी चल रही थी जो धीमी लेकिन उतनी ही घातक थी। यूनियन कार्बाइड ने सालों तक फैक्ट्री के पीछे टॉक्सिक कचरा दफन किया। यह कचरा धीरे धीरे भोपाल के भूजल में घुलता रहा। पर्यावरणविदों के टेस्ट में पाया गया कि फैक्ट्री के आसपास के पानी में आर्सेनिक, बेंजीन और भारी धातुओं की मात्रा WHO की तय सीमा से कई गुना ज्यादा थी और झुग्गियों में रहने वाले लोग वही पानी पीते रहे। गैस की त्रासदी एक रात में हुई, जहर का असर दशकों तक जारी रहा। आखिरकार एंडरसन को 1 घंटे में रिहा कर दिया गया। आपकी राय कमेंट में लिखिए। भोपाल गैस त्रासदी ने न केवल उस रात हजारों जिंदगियां छीनी, बल्कि पूरी एक पीढ़ी को तबाह कर दिया। रिपोर्टें बताती हैं कि जिन माओं के गर्भ में बच्चे थे, उन्होंने जो बच्चे जन्म दिए, उनमें विकलांगता और असामान्यताएं आम हो गईं। 1985 में भोपाल में पैदा हुए बच्चों में कैंसर का खतरा बाकी जगहों से कई गुना ज्यादा था। आज भी भोपाल के पीड़ित इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। उनमें से कई को मुआवजा नहीं मिला, कई को न्याय नहीं मिला, और जो कंपनी इस सब की जिम्मेदार थी वो खुद को कानूनी पचड़ों से बचाकर निकल गई। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? पहला, जब मुनाफा इंसानी जान से ऊपर हो जाता है तो तबाही तय होती है। यूनियन कार्बाइड ने जो पैसे सेफ्टी पर बचाए वो हजारों जिंदगियों की कीमत पर बचाए। दूसरा, सत्ता और व्यापार का गठजोड़ कितना खतरनाक हो सकता है। जिस कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी थी, उसी कंपनी की लापरवाही से सरकार ने आंखें मूंद ली। तीसरा, जो लोग सच बोलते हैं उन्हें अक्सर चुप कराया जाता है। राजकुमार केसवानी, MN बुच, इन्होंने चेताया था, लेकिन सुना किसी ने नहीं। भोपाल गैस त्रासदी इतिहास का वो काला पन्ना है जिसे पलटकर हम आगे नहीं बढ़ सकते जब तक उन लाखों पीड़ितों को सच्चा इंसाफ नहीं मिलता। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया। इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि भोपाल की ये कहानी हर किसी को पता होनी चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।